सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, इनको बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम उदाहरण को करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम उसके प्रश्नावली को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बता देता हूँ, ये आपका अध्याय, ठीक है, अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि संख्याएं होती क्या है। तो यहाँ से अगर हम संख्याओं की बात करें, ठीक है, तो देखो संख्याएं जो है वो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संख्याएं दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, वास्तविक संख्याएं होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, अध्याय 1 है जो आपका। ठीक है, दूसरा जो संख्या होता है वो होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या कौन सा होता है, काल्पनिक संख्याएं होता है, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपकी बहुत सारे संख्याएं आती है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे अगर हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत बात करें तो पहला जो संख्या आता है आपका प्राकृतिक संख्या आता है। ठीक है, पहला कौन सा संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या आपका मान लो पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्याएं। और तीसरा मान लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। और चौथा मान लेते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। और एक और संख्या मान लेते हैं हम, पांचवा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं कितने भाग में होते हैं, संख्याएं को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला एक वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या को हम बहुत सारे संख्याओं में बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, सेकेंड है पूर्ण संख्या, थर्ड है पूर्णांक संख्या, और फोर्थ नंबर पे परिमेय संख्या, और फिफ्थ नंबर पे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इन सभी के बारे में आप जानते हो। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्राकृतिक संख्या की, देखो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो एक से लेकर, मतलब एक से लेकर अनंत तक जाता है। ठीक है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफिनाइट वैल्यू तक जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्ण संख्या से आप ऐसे याद कर सकते हो कि 0 + n। ठीक है, 0 + n मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसमें आ जाए वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यानी कि आप कह सकते हो जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो -∞ से, ठीक है, -∞ से, माइनस का जैसे मान लो 2 हो गया, माइनस का 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, 2 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अच्छा, परिमेय संख्या आप जानते हो, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप P/Q के रूप में लिखते हो। ठीक है, और जहाँ ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, P और Q आपके क्या है, P और Q आपके क्या है, ये भैया P और Q आपके क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, P और Q आपके क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और परिमेय संख्या इस प्रकार समझ सकते हो, जिसका HCF 1 होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे मान लो करड़ी में 2 हो जाए, ठीक है, करड़ी में 3 आ जाए, और करड़ी में 5 आ जाए, ठीक है, करड़ी में 7 आ जाए, यानी कि कहने का मतलब कि करड़ी में आपका क्या है, अभाज्य संख्या आ जाए। ठीक है, करड़ी में जब आपका अभाज्य संख्या आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वास्तविक संख्या को समझ लिए। ठीक है, ठीक है, अब काल्पनिक संख्या को समझते हैं। देखिए,
वास्तविक संख्या को आप समझ लिए, अब काल्पनिक संख्या को समझते हैं। तो देखो काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आपको किस में पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जैसे मान लो करड़ी में आपका आ जाए -2 आ जाए, ठीक है, करड़ी में -3 आ जाए। इस प्रकार से अगर करड़ी में माइनस में आता है संख्या तो वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है, जो आप कक्षा 11 में पढ़ोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको हेडिंग आना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम समझने वाले हैं, ये होती क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो, ठीक है, माना ए और बी आपके कोई पूर्णांक है, ठीक है, मान लो ए और बी आपके क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, और ये जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर ए का मान बी से बड़ा है तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ + R, ठीक है, जहाँ R का जो मान होता है, ध्यान सुनो, जहाँ R का मान 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, और B से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा ये A, B, Q और ये R है क्या, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो भाज्य बराबर होता है, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में होता है आपका शेषफल, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि ये भाज्य कहाँ होता है, भाजक कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है और शेषफल कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो, देखो, ठीक है, इस प्रकार से देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में होता है ये आपका होता है भाज्य, ठीक है, बीच में आपका होता है भाज्य, और यहाँ पर आपका होता है भाजक, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका भागफल, और जो आप घटाते हो जो वैल्यू आती है नीचे वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार समझो, देखो भाज्य को आप ए से प्रदर्शित करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप भाज्य को आप ए से प्रदर्शित करते हो, भाजक को आप बी से प्रदर्शित करते हो, जो भागफल है उसको आप क्यू से प्रदर्शित करते हो, और प्लस में जो शेषफल है उसको आप आर से प्रदर्शित करते हो, ठीक है। और यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। और इसी की सहायता से हम इसके जो उदाहरण है और जो प्रश्नावली के सवाल है इनको इसी की सहायता से हम हल करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लो, ठीक। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो हो गया, ठीक है, पर प्रश्न में आपको कहेगा कि एल्गोरिथम की सहायता से भी हल कीजिए, ठीक है। तो एल्गोरिथम को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखो भैया एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरिभाषित, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें एल्गोरिथम की, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एकदम साफ भाषा में लिखा है कि एल्गोरिथम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या एक विधि प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि आप समझो कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरिभाषित श्रृंखला होती है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित श्रृंखला होती है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या एक विधि प्रदान करती है, ठीक है। जब हम सवाल करेंगे तो एल्गोरिथम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है ये आप जानते हो, ए बराबर BQ + R, ठीक है, जहाँ R का मान ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर होता है और B से छोटा होता है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है एक बार, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उदाहरण को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम उदाहरण को देखने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम उदाहरण फर्स्ट की बात करें तो देखो उदाहरण फर्स्ट में आपको दिया है 4052 और 12576 का जो HCF है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
देखो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप समझे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एल्गोरिथ्म क्या होता है, एल्गोरिथ्म जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, ठीक है। तो उसकी सहायता से हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें उदाहरण फर्स्ट की, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको जो कुछ दिया क्या है, ठीक है, आपको गिवन क्या है, तो यहाँ से हम लिख लेता हूँ जो दिया है। आपको दिया है एक संख्या, आपको दिया है 4052, ठीक है, और एक संख्या दिया है 12576। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो जो बड़ा वाला होता है वो बीच में होता है, ठीक है, यानी कि 12576, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर ये भाजक का काम करता है, जो छोटा होता है, ठीक है। तो 4052 और 12576 कितनी बार में जाएगा, ठीक है, इसको आपको देखना है। देखो यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 12000 है, ठीक है। तो 3 बार में तो ले जा सकते हो, 4 3 बार होता है ना, तो 3 बार में ले जाओ। तो यहाँ से इसका गुणा करोगे तो 3 दूना 6, 5 3 15 की 5, हाथ में आया 1, 3 का गुणा 0 में करोगे, ठीक है, 0 मिलेगा, हासिल में 1 था, 1 लिख दो, और 4 3 12, ठीक है। कितना आपको मिला, 12156 मिला। इसमें से क्या करो, घटा दो, घटाओगे तो कुछ 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब ये आपका देखो एक स्टेप हुआ, ठीक है। अब इसी स्टेप को आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है, देखो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चरण लिखना होगा, ठीक है, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में आप लिखोगे 12576 बराबर, ठीक है, ये ए का मान होता है। देखो सूत्र को आपको याद रखना है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर 12576 है, बराबर में क्या है बी, बी का मान क्या है 4052 है, ठीक है, 4052। इनटू में है क्यू, क्यू का मान क्या है यहाँ पर 3 है, तो इनटू में लिखोगे 3 और प्लस आर, आर यहाँ पर क्या है 420 है, तो 420, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चरण में लिखना है, ठीक है। जब एक स्टेप होगा तो इस प्रकार से एक चरण लिखोगे, ठीक है। अगला स्टेप कैसे होगा, देखो 420 है, ठीक है। अब इसका भाग हम किस में देंगे, इसमें देंगे 4052 में, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, तो देखो 4052 है और यहाँ पे 420 है, ठीक है, यानी कि 8 9 के लगभग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 बार में ले जाते हैं, तो 9 का गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, 9 दूना 18 की 8, हाथ में आया 1, और 9 चौका 36 1 37, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 यहाँ से आ गया। अच्छा जी, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 39, 39 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप हो गया। तो यहाँ से आप लिखोगे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में किस प्रकार से लिखोगे, देखो 4052 बीच में है, 4052, ठीक है। बराबर में क्या होगा, देखो ये है बी का मान, तो 420 गुणे 9 और प्लस शेषफल आपका क्या बचा है 272, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो वह जो जिस संख्या से आपका कटता है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 272 में किसका भाग जाएगा, 272 में 420 का जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, तो 272 है और यहाँ पर कितना है 420 है, ठीक है। तो एक बार ले जाते हैं, तो 272 माइनस करते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ना, ठीक है, 4 बचेगा। और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा चरण थर्ड। चरण थर्ड में क्या लिखोगे, चरण थर्ड में लिखोगे 420 बराबर 420 बराबर 272 गुणा कितनी बार में ले गए हो, एक बार में, प्लस शेषफल क्या बचा है, शेषफल आपका बचा है 148, ठीक है। अब 148 में किसका जाएगा, 272 का जाएगा, ठीक है। अच्छा बार जाएगा, तो 272 है और 148 एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 148 माइनस करो, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से ठीक है 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है।
और यहाँ से ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लिखो चरण फोर्थ, ठीक है। चरण फोर्थ में क्या लिखोगे, 272 बराबर बी का मान है 148 और गुणे कितनी बार मिलेगा, एक बार में, प्लस शेषफल क्या बचा है 124 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर 124 है, अब किस में ले जाओगे, अब किस में ले जाओगे 124 का 148 में, ठीक है। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, देखो 148 और 124 है, ठीक है। तो 124 यानी कि एक ही बार जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 124 माइनस करो तो 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, यानी कि 24 आया। तो यहाँ पर चरण 5 आ गया आपका। चरण 5 में क्या लिखोगे, चरण 5 में लिखोगे 148 बराबर 124 गुणे एक बार में ले गए और शेषफल कितना बचा है 24 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा 24 का भाग अब किस में जाएगा, 24 का भाग 124 में जाएगा, ठीक है। 24 का भाग 124 में जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, देखो 24 है और 124 है, मान लो ये 25 है, ठीक है, मान लो 25 है और 25, ठीक है, चौका 100, ठीक है, और 25 चौका 100 यानी कि 124 है, 5 बेर ले जाओ, ठीक है। 5 बेर ले जाओगे तो 5 चौका 20, 2 हासिल, और 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। अच्छा घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से 4 बचेगा, ठीक है। ये आपका छठवां स्टेप है। तो यहाँ पे लिखोगे VI और यहाँ पे लिखोगे बीच में क्या है 124 बराबर भाजक, यानी कि जो B का मान है वो 24 है, इंटू Q का मान है 5 और प्लस R का मान क्या मिला आपको 4 मिला, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 का भाग किस में जाएगा 24 में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। घटाओगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर आप चरण आपका क्या है 7वां, ठीक है। चरण 7 में क्या लिखोगे 24 बराबर, ठीक है, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से कटे वही आपका क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः 4052 व 12576 का जो HCF है वो कितना है 4 है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जब आपको HCF ज्ञात करना हो, ठीक है। तो देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो आपको दिया रहेगा 4000, ठीक है, देखो आपको दिया रहेगा 2 संख्या इस प्रकार से दी हुई, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्टेप पहले भाग दो, पहले एक स्टेप में दो, इसका भाग इसमें दोगे तो 3 बार में गया, ठीक है। घटाओगे जो बचेगा शेषफल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो बीच वाला पहले यहाँ पे लिखोगे, चरण फर्स्ट हेडिंग लाओगे, बीच वाला यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यानी कि जो ये ए का मान है इसको यहाँ पे लिखोगे और यहाँ बी का मान है तो बी का मान लिखोगे। इनटू में क्या होता है, देखो यहाँ पे सूत्र की सहायता से लिख रहे हैं ना, तो इनटू में क्यू होता है, तो क्यू का मान क्या है 3 है, तो इनटू में क्यू लिखोगे। और प्लस में क्या होता है आर, यानी कि शेषफल, तो शेषफल आपका क्या बचेगा, जो बचेगा यहाँ पर प्लस में करके लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। चलो उदाहरण नंबर सेकेंड को देखते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, ठीक है। देखो उदाहरण सेकेंड की बात करें, देखो उदाहरण सेकेंड कर रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कोई आपको धनात्मक सम पूर्णांक आपको लेना है जो 2q के रूप का होता है, ये आपको यानी कि दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1 के रूप का होता है। मतलब कि यहाँ से समझो कि सम पूर्णांक आपका 2q होता है और विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और q आपका क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं उदाहरण नंबर सेकेंड को, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल सेकेंड की बात करें तो देखो एग्जाम्पल सेकेंड में पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको एक सम पूर्णांक दिया है, ठीक है, ठीक है, आपको एक सम पूर्णांक 2q दिया है, ठीक है, एक सम पूर्णांक 2q है
और एक विषम पूर्णांक, ठीक है। और क्या आपको दिया है, एक आपको विषम पूर्णांक दिया है, विषम पूर्णांक दिया है 2q + 1 है, ठीक है। सम पूर्णांक 2q है, विषम पूर्णांक 2q + 1 है, ठीक है। अब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें, अगर a b से बड़ा है तो a बराबर होता है BQ + R होता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर और किससे, b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2q + 1 है, यानी कि यहाँ पर q का अगर हम गुणांक की बात करें तो वो क्या है, 2 है। और यहाँ पर यहाँ पर q की गुणांक की बात करें तो यहाँ पर क्या है, b है, यानी कि जो b का मान है वो क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि जो b का मान है वो 2 है। अगर b का मान 2 है तो यहाँ से आप r का मान मालूम कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर r का मान b से छोटा है, यानी कि यहाँ से b से आपको छोटा लेना है, ठीक है। यानी कि आप 0 लोगे, 1 लोगे, ठीक है, 2 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ से देखो ना, यहाँ से आपको क्या करा है, इस असमीकरण में से आपको कह रहा है कि जो r का मान है वो b से छोटा है, ठीक है। तो r का मान b से यहाँ पर क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ से आपका r का मान निकल गया। अब यहाँ से हम r का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, ठीक है। अगर दोनों में सम विषम आ गया तो सेटिस्फाइज करेगा, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला हम फर्स्ट स्टेप, यानी कि यहाँ से हम केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, r बराबर हम 0 लेने पर, ठीक है, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो r बराबर आप 0 लोगे, यानी कि a बराबर 2q + R होता है, ठीक है। तो r बराबर आपने क्या लिया, 0 ले लिया, तो a बराबर आप क्या क्या बचा, 2q बचा। समीकरण नंबर 1 बना लो। अच्छा, ये जो 2q है, अगर आप q का मान यहाँ पर कुछ भी रखो, ठीक है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो वो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सम रूप है, मतलब कि एक सम रूप का है, ठीक है। अच्छा, केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में क्या करो, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है, r बराबर 1 ले लो, तो a बराबर 2q + R होता है, यानी कि r के स्थान पर 1 ले लिया, ठीक है। तो ये आपको समीकरण सेकेंड बना लो। और देखो 2q + 1, q का मान 1 रखोगे तो 2 1 कम, 2 1 3, 2 रखोगे तो 2 दूना 4 1 5, यानी कि कुछ भी रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है, विषम संख्या, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक विषम के रूप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि जब आप r बराबर 0 रखे तो ये सम के रूप का मिला, और जब आप r बराबर 1 रखे तो वो विषम के रूप का मिला, ठीक है। तो यही तो आपको प्रश्न में कहा था कि आपको दर्शाना है कि जो सम पूर्णांक, ये जो 2q है और ये जो 2q + 1 है, यही तो आपको दर्शाना था, ठीक है। तो यहाँ से आप दर्शा दिए। अगर आप r बराबर 0 लोगे तो a बराबर 2q यानी कि सम के रूप का होगा, ठीक है। अगर आप r बराबर 1 लोगे तो ये 2q + 1 यानी कि विषम के रूप का होगा, ठीक है। और यहीं से इसको आप हेंस प्रूव्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण नंबर सेकेंड यानी कि उदाहरण नंबर 2 को इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर अब थर्ड को देखते हैं। देखो, यहाँ से उदाहरण नंबर थर्ड की बात करें तो उदाहरण नंबर थर्ड करा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। एकदम सेम उदाहरण सेकेंड की तरह है, ठीक है। बस आपको इसमें क्या दिया है, 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। एकदम सेकेंड, मतलब कि सेकेंड उदाहरण की तरह है एकदम, ठीक है। तो चलो देखते हो उदाहरण नंबर थर्ड को। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपको जो कुछ दिया क्या उसे आप लिख लो, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है एक विषम पूर्णांक दिया है, ठीक है। एक आपको क्या दिया है, विषम पूर्णांक दिया है 4q + 1, ठीक है। और एक आपको सम पूर्णांक दिया है,
ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको धनात्मक विषम पूर्णांक 2 दिया है, ठीक है, और एक दिया है आपको एक 4q+3 दिया है, ठीक है। ये आपको 2 धनात्मक विषम पूर्णांक आपको दिया है। अब इसी में आपको ये सिद्ध करना है कि क्या ये एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात करें, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम बात करें, मान लो a b से बड़ा है, ठीक है, तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है bq+r, ठीक है, जहां r का मान 0 से बड़ा या छोटा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है, और सॉरी, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो q का गुणांक क्या है, 4 है, और यहाँ पर भी q का गुणांक 4 है, यानी कि यहाँ पर q का गुणांक b है, यानी कि b का मान यहाँ से आपको क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। अगर b का मान 4 मिला तो r का मान आप क्या क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना r का जो मान है वो b से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, जब आप r बराबर 0 लोगे तो a बराबर 4q+r होता है, r बराबर 0 है तो 0, तो a बराबर आपको क्या मिला, 4q मिला, समीकरण नंबर 1 बना। अच्छा 4q है क्या, ये आपका एक सम है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से आपको केस सेकेंड बनाना है, ठीक है, r बराबर क्या लो, 1 लो, ठीक है, r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर 4q+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेकेंड समीकरण बनाओ, ठीक है, यानी कि r के स्थान पर आप 1 ले लिए तो 4q+1 हो गया, यानी कि ये आपका क्या है, एक विषम है, ठीक है। q का मान रखो, 1 रखोगे तो 4 एक कम 4 एक 5 विषम मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 दूना 8 एक 9 विषम मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से केस थर्ड बनाओ। केस थर्ड में क्या करो, r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, r बराबर 2 लोगे तो a बराबर 4q+r होता है, तो r का मान क्या हो गया, 2, तो इसको समीकरण नंबर थर्ड बनाओ। अच्छा ये क्या है, ये आपका सम है, ठीक है। कैसे, देखो q का मान 1 रखोगे तो 4 एक कम 4 + 2 6, यानी कि एक सम है, 2 रखो 4 दूना 8 + 2 10 सम है, ठीक है। और यहाँ पर एक केस फोर्थ बनाओ, ठीक है, क्या रखोगे, r बराबर 3 लेने पर, ठीक है, r बराबर 3 लेने पर तो a बराबर 4q+r का मान 3, इसको समीकरण नंबर 4 बनाओ। अच्छा ये क्या है आपका, ये आपका विषम होगा, ठीक है, q का मान रखकर देख लो, ये विषम है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, देखो प्रश्न में आपको कहा था कि विषम पूर्णांक के लिए 4q+1 4q+3 के रूप का हो सकता है, तो आप यहाँ से कहोगे, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आप कह सकते हो कि समीकरण, देखो विषम के लिए ये है और ये समीकरण 4 है, तो समीकरण 2 और समीकरण 4 से आप कह सकते हो, ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से आप कह सकते हो, देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर विषम के लिए 4q+1, तो यहाँ से 4q+1, ठीक है, व समीकरण 4, समीकरण 4 क्या है आपका, 4q+3, 4q+3, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से हम कह सकते हैं कि जो 4q+1 व 4q+3 एक विषम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है, ठीक है, एक विषम पूर्णांक, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको जो दिया है पहले उसको लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर q का गुणांक देखो, तो q का गुणांक देखोगे तो यहाँ पर आपको b का मान निकलेगा, b का जो भी मान निकले उससे आप r का मान निकालोगे, बस आपको ये ध्यान देना है, अगर b का मान देखो यहाँ पर 4 है तो r का मान उससे एक कम निकलेगा, यानी कि 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो r का मान है वो b से छोटा है, ठीक है। जब यहाँ पर आप r का मान निकाल लोगे तो एक बार r का मान 0 रखो, जितनी बार है उस प्रकार से रखो r का मान, ठीक है, और समीकरण बनाते जाओ। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आप समीकरण बना रहे हो तो देखो जैसे समीकरण फर्स्ट बनाए तो ये क्या है, इसको ध्यान देना है, ये सम है तो यहाँ पे लिखो सम है,
ठीक है। अगर आप r बराबर 1 ले रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 2 बनाओगे तो यहाँ पर आपको विषम मिल रहा है, तो यहाँ पर विषम लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाने के बाद जो भी आपको यहाँ पर कहा जाए, ठीक है, उन समीकरण को लो और कह दो कि ये इसके रूप का हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर सेकेंड को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को एक बार बैक करो और फिर से देखो। ठीक है, तो चलो उदाहरण नंबर अब 4 को देखते हैं। देखो यहाँ से उदाहरण नंबर 4 की बात करें तो उदाहरण नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, देखो इन सभी का ये जो क्वेश्चन है इसका जो कीवर्ड है यहाँ पर है न्यूनतम। ठीक है, अगर न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम रहता तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर न्यूनतम दिया यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, जब भी आपको प्रश्न कहे कि न्यूनतम है तो वहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल 4 की बात करें तो देखो तो आपको जो दिया पहले उससे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से दिया है, क्या दिया है, काजू की बर्फी। ठीक है, आपको क्या दिया है, काजू की बर्फियाँ। काजू की बर्फियाँ जो है वो कितनी है, 420 है। ठीक है, और जो बादाम की बर्फियाँ है वो कितना है, 130 है। ठीक है, और जब न्यूनतम रहता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से हम क्या रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यूज करेंगे। देखो 130 और यहाँ पर है 420। ठीक है, तो 130 छोटा वाला यहाँ पर रहेगा, बड़ा वाला बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा कितनी बार में जाएगा 130 और 420। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में ले जाओ। तो 13 के 13, 13 दूना 26, 13 3 39, यानी कि 39, जीरो बढ़ा लो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 420 में से 390 जाएगा यानी कि 30 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको केस यानी कि चरण आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या लिखोगे, चरण फर्स्ट में लिखोगे 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस आर का मान कितना है, 30 है। ठीक है, एकदम उदाहरण जैसे फर्स्ट बताया था उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब ये जो 30 है अब इसमें 130 में जाएगा। ठीक है, कितनी बार ले जाओगे, तो 4 बार ले जाओ, तो 4 3 12 यानी कि 120 आएगा। अच्छा माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में क्या है, चरण सेकेंड में 130 बराबर 30 गुणे 4, 30 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना है, 10 है। ठीक है, अब ये 10 का भाग किस में जाएगा, इस 30 में जाएगा। तो कितनी बार में ले जाओगे, 3 बार में ले जाओगे तो 30 हो जाएगा, माइनस करोगे 0 यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे चरण थर्ड। चरण थर्ड में लिखोगे 30 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल यानी कि 10 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, अच्छा किस संख्या से ये इसमें विभाजित हो गया यानी कि इसका पूरा भाग चला गया, 10। तो ये जो 10 है ये 30 को क्या किया, विभाजित कर दिया 3 बार में। ठीक है, यानी कि ये जो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 10। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लिखोगे अतः 420 और 130 का जो एचसीएफ है, वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो विक्रेता है, ठीक है, जो विक्रेता है वो 10 ठीक है, 10 बर्फियाँ 10 बर्फियाँ की ढेरी बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है।
ठीक। न्यूनतम जब भी आपको दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको HCF निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन क्रमिका से लगाना है, तो इस प्रकार से आपको चिरल भी लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, जिस संख्या से चला जाता है वही उसका HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से सभी संख्याएं कट गई, तो यहाँ से जो इसका HCF निकला 10 निकला, ठीक है। प्रश्न में आपसे कहा था कि विक्रेता कितनी ढेरियाँ बना सकता है, तो यहाँ पर इसका HCF 10 निकला, तो यहाँ पे जो विक्रेता है वो 10 बर्फी की ढेरियाँ बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 4 था ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली के सवाल है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 हम इसको अगली वीडियो में करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसको हम अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो को बैक करो या वीडियो को शुरू से देख लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।